लास्ट जो सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने इट के डिफरेंट यूजेस को देखे थे, है ना। एक चीज और, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से अब जो रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव आदि आदि जो प्रोनाउंस हैं उनकी तरफ जाएं, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि सेंटर प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है, पजेसिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, इन सबकी चर्चा करने से पहले एक छोटा सा बिंदु और है जिस पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है कि हम कुछ कंजंक्शंस या प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। जैसे हम एज का प्रयोग करते हैं, हम लाइक का प्रयोग करते हैं, हम देन का प्रयोग करते हैं। हमारे वाक्यों में एक्सेप्ट या बट भी आता है। तो ये प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस हम जब यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है कि इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव में कि सब्जेक्टिव में, अथवा नॉमिनेटिव, जो भी आपको कहना हो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इट इज इट वॉज के बाद मी आएगा कि आई, ही आएगा कि हिम, दे आएगा कि देम, इसकी चर्चा किए थे। और ये बात आई थी कि कॉलोकियल लैंग्वेज में अब इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग लोग धड़ल्ले से करने लगे हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश अभी भी कहती है कि इट इज आई होना चाहिए। और अगर वहां पे कोई रिलेटिव क्लॉज आ जाए, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु आ जाए, दैट आ जाए, विच आ जाए, तो पक्का वहां पर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। ये चर्चा पिछला जो वीडियो आपको मिला होगा उसमें अच्छे से हुई है, उसको ठीक से देख लीजिएगा। उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि इट्स मी कि इट्स आई, हाँ, तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। अब उसी क्रम में हम जरा ये चर्चा करें, अगर एज के बाद कोई प्रोनाउन आए, लाइक के बाद कोई प्रोनाउन आए, देन के बाद कोई प्रोनाउन आए, या एक्सेप्ट बट के बाद कोई प्रोनाउन आए, तो वो क्या होना चाहिए? वो सब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वो कर्ता कारक में होना चाहिए कि कर्म कारक में होना? इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए एक एक करके देखा जाए, है ना। सबसे पहले हम लोग एज और लाइक को देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? एज और लाइक। अच्छा, ये दोनों जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है कि जो एज है ये कंजंक्शन है, ठीक, और ये जो लाइक है ये प्रेपोजिशन है। सिंपल सी बात समझिए, एज कंजंक्शन है और लाइक प्रेपोजिशन है। तो जाहिर सी बात है कंजंक्शन क्लॉजेज को जोड़ता है, और जब वो क्लॉज को जोड़ेगा तो हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होगा बेटा जी लोग। एवरी क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अगर एज कंजंक्शन है तो वो किसको जोड़ेगा? क्लॉज को। इसलिए एज के बाद यूजुअली हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यहां पर जो आएगा वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, जो भी आपको कहना हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो लाइक है ये प्रेपोजिशन है, और ये भी आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद जब कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में हो। लाइक इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तो यहां पर जो आएगा वो कैसा होगा? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। सिंपल सा मामला है।
ये आपको समझ लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जब सेंटेंस को लिखोगे तो आप कहोगे कि डू इट एज आई डू। देखिए जरा, डू इट एज आई डू, इसे जैसे मैं करता हूं वैसे करो। अब देखें जरा, वहां पर जो एज आया, उस एज के बाद क्या आया? आई आया, है ना, कर्ता कारक आया। और देखो इसके बाद वर्ब भी आ गई। अब यहां पर ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को कौन जोड़ रहा है? ये एज जोड़ रहा है। तो ये करेक्ट है। इसको अगर आपने ऐसे लिखा कि डू इट एज मी, तो ये रॉन्ग होगा बच्चा लोग। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एज के बाद कर्ता कारक आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब देखें जरा। लेकिन अगर आप इसी बात को चाहें तो आप कह सकते हैं क्या कि डू इट लाइक मी। ये देखो अब क्या करेक्ट। अब यहां पे मी आएगा। डू इट लाइक मी, इसे मेरी तरह करो। दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक है, सेम है। अंतर क्या है? यहां पर एज कंजंक्शन है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इसलिए यहां पे नॉमिनेटिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, कर्ता कारक आएगा। और यहां पे लाइक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद, तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है, बट अंतर क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स, हाँ, और ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है, क्योंकि यहां कंजंक्शन आया है, यहां प्रेपोजिशन आया है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन आएगा। भूल के भी कभी आप ये मत कहना कि डू इट लाइक आई डू। अगर आप ये लिखोगे तो ये रॉन्ग है बच्चा लोग। एग्जाम में अगर ये बात आती है तो आप कहोगे यहाँ लाइक का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ लाइक के बदले या तो एज लेकर आइए, या तो यहाँ पर डू को हटा के आई, इसको या तो ऐसे लिखिए कि डू इट एज आई डू, या तो डू इट लाइक मी। यहां अगर सुधार की बात है तो या तो लाइक को एज में बदलो, या तो अगर आप लाइक ही रखना चाहते हो तो आई डू को मी में बदलो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलें। गुड इवनिंग विनायक। आप लोग समय से आ जाया करो बच्चा लोग, आप लोग देर कर देते हो। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था कि 5:30 से मैं क्लास लूंगा, मैं आ चुका हूं वापस। तो आप लोगों को कम से कम पहुंच जाना चाहिए, और पहुंचने के बाद जैसे लोग जुड़ते हैं तो हाजिरी भी लगा दिया करो। आप लोग हाजिरी नहीं लगाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्लास में अटेंडेंस होनी चाहिए। मुझे 5 वहां दिख रहे हैं और सामने जो है केवल 2 दिख रहे हैं। तो ये छुप के हाइड करके चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, ना जी चाहता है आग लगा दूं। क्या जरूरत है भाई छुपने? किससे किससे छुप रहे हो आप लोग? आप कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, मैं जानूं तो ये। अब आप मेरे अपने विद्यार्थी हैं तो पहले मुझे पता चले कि आप अटेंडेंस आपकी जो है लग चुकी है। अगर आप बाहर के ही हैं, जुड़े हैं, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके साथ परिश्रम कर रहा हूं तो उसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। मुझे पता चले कि मेरे साथ कौन लोग हैं, मैं उनको सही रास्ते पर लेके चल रहा हूं कि नहीं। तो इसलिए कृपा करके, ठीक है। गुड इवनिंग मोहित, विनायक, और एक दो लोग और जुड़े हैं, एक तो दिव्यांश जुड़े हैं, ठीक है। बाकी और लोग जो भी हैं, डोंट नो, जो भी हैं, ठीक है, सबका स्वागत है। आइए देखते हैं। तो ये पहले ध्यान रखना है, पहली चीज कि एज और लाइक। अब देखो कैसे कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और प्रोनाउन आपस में जोड़ रहे हैं। ये चर्चा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं और यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, अनेक बार सवाल पूछे गए हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ये प्रोनाउन का है, कंजंक्शन का है। एग्जैक्टली यहां जो एरर होगा वो प्रोनाउन का होगा।
वहां कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो इसकी चर्चा तो प्रोनाउन के साथ ही होना चाहिए ना। इसलिए जब मैंने आपको इट वाला पोर्शन बताया कि इट के बाद कब मी आएगा, कब आई आएगा, मुझे लगा कि इन चीजों की चर्चा भी यहां होनी चाहिए, इसलिए लेकर आया हूं। आप इसको ध्यान से देखो। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि एज और लाइक दोनों से हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज कंजंक्शन के रूप में आता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, और क्लॉज का मतलब हुआ कि हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होगा, इसलिए एज के बाद सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव के साथ है। और लाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई अगर प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए लाइक मी होगा, लाइक हिम होगा, लाइक हर होगा, लाइक देम होगा, लाइक अस होगा। लेकिन एज आई, एज ही, एज दी, इज दैट क्लियर? बट ये बात यही नहीं रुकती साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एज के बाद नॉमिनेटिव, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव, किंतु एज के बाद ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। सुना आपने? यस, यस, आप सही सुन रहे हैं। आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू दैट एज can also be followed by an objective pronoun. Yes, there may be an objective pronoun, but when, in which condition? So let's see in what conditions as is followed by an objective pronoun. ये देखो जरा, तो पहली बात तो ये है कि हम जब as को प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा कि मान लो कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, या देखिएगा ध्यान से, समझिएगा बात को, कि एक ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज। ध्यान से देखिएगा कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आए, सकर्मक क्रिया, आप समझ रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है आएगा, आवश्यकता होगी तो, उसके बाद एज, इसके बाद आप जब दूसरा लेकर आएंगे ना, ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तुलना करने के लिए, और इसके बाद ध्यान से आप फॉर्मूले को बना लीजिएगा, इसके बाद अब यहां जो एज आएगा, इस एज के बाद साहब सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक, एज पर सेंस और मीनिंग। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखना, हम लोग लाइव हैं, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सीधे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है ना। देखना जरा, एज के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कब आएगा, कब आएगा भाई, नॉमिनेटिव तो आता ही आता है, देखो यहाँ पे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऐसा कब होगा, जब एज के पहले ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, ऐसी बात है, तुलना करोगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और उसके बाद फिर दूसरा एज आया, तो ये वाला जो एज है इसके बाद यहां नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अर्थ को समझ के, इस अर्थानुसार, एज पर मीनिंग, सेंस, वहां क्या सेंस है, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन यू वांट टू मेक, वहां पे आप किस तरह का कंपैरिजन करना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, समझिएगा बात। जैसे मैं कहूं कि मदर, ठीक है, loves you
एज मच एज आई। आप चाहें तो यहां पर डू भी लिख सकते हैं। यहां वर्ब छिपी रहती है अक्सर, आप उसको प्रकट कर सकते हैं कि मदर लव्स यू एज मच एज आई। और मैं अगर ये कहूं कि मदर loves you as much as me। अब देखना बच्चा लोग, मैंने कहा कि अर्थ के अनुसार आपको ध्यान देना होगा, ये आप तय करोगे, गेंद आपके पाले में है। द बॉल इज इन योर ओन कोर्ट। देखो जरा, यहां पर ये भी करेक्ट है मुन्ना लोग, मुनिया लोग, और ये भी करेक्ट है। इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, या ध्यान से देखिएगा। एज के बाद नॉमिनेटिव आता है, आया है, इन एज के बाद ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आ गया। अच्छा, हिंदी जब निकालोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों सेंटेंस की जो हिंदी है बच्चा लोग ना, वो आपको कंफ्यूज करेगी। इन दोनों सेंटेंसेस की हिंदी है कि मां जितना तुम्हें प्यार करती है उतना ही मुझे। ध्यान से सुनना, मां जितना तुम्हें प्यार करती है उतना ही मुझे। तो आप नीचे वाला सेंटेंस इसके लिए लिखोगे। इसका मतलब है कि मां जितना तुम्हें चाहती है, जितना तुम्हें प्यार करती है, उतना ही मुझे भी प्यार करती है, दिस वन। लेकिन जितना तुम्हें जितना मां प्यार करती है उतना ही मैं भी प्यार करता हूं या करती हूं। जितना मम्मी करती है उतना मैं भी करता हूं। तो फिर ये ऊपर वाला सेंटेंस, अंतर समझिएगा। यहां जो कंपैरिजन है वो इस सब्जेक्ट आई और इस सब्जेक्ट मदर के बीच में हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो कंपैरिजन है वो इस यू और इस मी के बीच में हो रहा है। यहां पर मां भी तुम्हें प्यार करती है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, हम दोनों का प्यार एक समान है, बराबर है, एज मच एज। ठीक है, यहां तुलना सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच हो रही है। और यहां पर देखो, मदर लव्स यू, मदर तुम्हें प्यार करती है, एज मच एज, उतना ही, जितना कि ना मुझे। ठीक है, तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि मदर लव्स यू एज मच एज सी लव्स मी, वो यहां पे अंडरस्टूड है। यहां जो क्लॉज का वो जो सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, यहां पे क्या है कि ये जो है सेम बात को फिर कि मदर लव्स यू एज मच एज सी लव्स मी, अब दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है रिपीट करने की, इलिप्सिस हो गया है। जब आइडेंटिकल चीजें होती है तो हम क्या करते हैं, उसका इलिप्सिस कर देते हैं। यहाँ इलिप्सिस हो गया है, वो छिपा हुआ है। यहां पर तुलना ये हो रही है कि मां तुम्हें भी प्यार करती है, मुझे भी प्यार करती है ना, बराबर करती है। यहां पर मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, मां भी तुम्हें प्यार करती है, हम दोनों का प्यार बराबर है। तो यहां पर कंपैरिजन किसके साथ है, मदर और आई के बीच में, इसलिए यहां पे आई आया। यहां पे कंपैरिजन किसके बीच में है, यू और मी के बीच में, इसलिए वहां पे मी आया। अर्थात क्या कि अगर आप यहां ऐसी स्थिति में, चूंकि एज का प्रयोग हम कंपैरिजन के लिए और जोड़ने के लिए, दोनों के लिए करते हैं, मतलब जो एज है वो मैनर और कंपैरिजन दोनों बताता है। आप ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दिखाऊं। आप अभी ये नहीं कि सर यहां पर जो मैंने लिखा है, ये यहां पर ध्यान दो कि यहां पर ये जो कंजंक्शन आया है ये मैनर बता रहा है। हाँ, ये जरूरी है जानना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जी क्या नाम है, अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर ये कंजंक्शन के रूप में आकर के ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो ये जो एज है ये मैनर बता रहा है, तरीका के, जैसे मैं करूं वैसे करूं। ठीक है, और ये जो एज आया है, देखो इस एज से कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, जितना उतना। वहां क्या था, जैसे वैसे, मैनर, जितना उतना।
कंपैरिजन, ठीक है, गुणों का की तुलना हो रही है। तो ध्यान से कंफ्यूज मत होना, पिछले वाले सेंटेंस में वो मैनर बता रहा था, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा था, यहां पे एक कंपैरिजन बता रहा है। आप जब कंजंक्शन पढ़ोगे, एज को कंजंक्शन के रूप में पढ़ोगे, तो वहां पर आएगा कि एज, देन, तो देन तो कंपैरिजन करता है, देन कंपैरिजन करता है, लेकिन एज जो है वो कंपैरिजन भी करता है और मैनर भी बताता है। जब वो मैनर बताएगा तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, कर्ता कारक आएगा हमेशा। लेकिन जब ये कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा, तो फिर तुलना सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच भी हो सकती है। जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच तुलना करोगे बच्चा, तो एज के पहले और एज के बाद दोनों क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, जैसे यहां पे आया है। क्लियर है? बीच में आप लोग अपनी टिप्पणी देते रहें, क्या आप तक बात पहुंच रही है? और जब तुलना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच होगी, यहां पे तुलना इसके इसके बीच हो रही है कि जितना तुझे उतना ही मुझे, मी आ गया, जितना मां उतना ही मैं, आई आ गया। ऐसे ही आप ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस के बारे में भी सोचिएगा। मुझे, मैं आशा करता हूं कि मैं आप तक पहुंच गया हूं, थोड़ा सा मुझे इंटीमेट करते रहें कि आप तक बातें पहुंच रही हैं। एज के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है ऐसी अवस्था में, कब? जब यहां ट्रांजिटिव वर्ब आए, उसके बाद यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आए, फिर एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज। अब यहां पर जो प्रोनाउन आपको लेके आना है बच्चा, वो आपको तय करना है कि आप यहां पर आने वाले प्रोनाउन की तुलना यहां जो ऑब्जेक्ट आया है उससे करना चाहते हैं कि यहां जो सब्जेक्ट आया है उससे करना चाहते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो यहां सब्जेक्ट लेके आइए। आप इसके बाद चाहें तो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे हुआ है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट से तुलना करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आइए, तब कोई वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब्स नहीं आते। ओके, एक तो ये कंडीशन जहां पर एज के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ सकता है। एक और कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस एज के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, एज आए और उस एज के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, तो आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है, फिर आप मजबूरी में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। आओ जाओ उसको भी देख लो। ये देखो, जैसे आ जाए कि यू आर एज डियर टू मी एज शी। देखना जरा, दोनों बात यहां साबित हो गई। एज के बाद कर्ता कारक आता, देखो यहां एज के बाद शी आया है, लेकिन ये वाला जो एज आया है बच्चा लोग, इस एज के बाद देखो यहाँ पे क्या आया है, मी आया। क्यों मी आया? क्योंकि इसके पहले ये टू प्रेपोजिशन आ गया। जब वहां पे टू आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो ही नहीं सकता, आप उसको रख ही नहीं सकते। इसलिए ऑटोमेटिकली यहां पे अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा तो ये जो आई है वो मी हो जाएगा, जो शी है वो हर हो जाएगा, जो दे है वो देम हो जाएगा, जो वी है वो अस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आनंद आ रहा है? आप तक मेरी आवाज और मेरी बातें दुरुस्त पहुंच रही हैं? तो थोड़ा सा सूचित भी करते रहें। कितने लोग जुड़े हैं, क्या हैं, कैसे हैं? जो भी लोग जुड़े हैं मुझे बताते रहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, देखें जरा, तो एक ये भी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में भी, हालांकि ये एज के बाद वाली एग्जैक्ट बात नहीं है, क्योंकि एज के बाद यहां पर ये आके खड़ा हो गया, तो इसके बाद तो कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव आएगा ही नहीं, ये तो स्पष्ट है। उस वाले में, इसके पहले वाले में, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इस परिस्थिति में आपको डिसाइड करना है कि आप कंपैरिजन किससे करना चाहते हैं, उसी हिसाब से तय करिएगा यहां पे क्या आएगा। ठीक है, तो एज और लाइक के बीच का कंपैरिजन आप समझ गए, किसके बाद कर्ता कारक, किसके बाद कर्म कारक। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब
कंपैरिजन करने के लिए इसके साथ हमारे पास एक और चीज आती है, क्या? THAN, दैन। तब इस दैन के बाद आई आए कि मी, ही आए कि हिम, शी आए कि हर, इसको लेकर के भी बहुत सी समस्याएं हैं। अक्सर आप टीवी पर डिबेट में या तमाम जो आप मोबाइल पर गूगल पर लेख वगैरह पढ़ते हैं तो वहां आपको अक्सर दिखाई और सुनाई देता है, क्या? दैन मी, दैन हिम, दैन हर, दैन अस। आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि यहां पर तो ऑब्जेक्टिव ही आता है, सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, है ना? लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं, वहां सवाल बनते हैं, आप मी को सही मान के नो एरर लगा के आते हो, या आप फिलिंग द ब्लैंक्स में मी भर के आते हो, और जब आंसर की आता है पता चलता है कि भैया वहां पे तो आई होना चाहिए था, वहां पे तो शी होना चाहिए था। ऐसा क्यों? ये परिस्थिति क्यों बनती है? ये गलती कहां से होती है? तो पहले तो ये जान लो कि देन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पहले इसको निपटा दिया जाए, क्योंकि ये बोल चाल के लिए है, आप बोलते चालते रहिएगा, इससे हमको लेना देना नहीं है। ये देखो, देन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना, ठीक है? ये जो है आप लोग बोलते हैं बेटर देन मी, आपको लगातार सुनाई देगा ना, फास्टर देन देम, ठीक है? वाइजर देन हर, ये आपको सुनाई देगा बोल चाल में, कॉलोकियल लैंग्वेज में। बेटा जी लोग, यहां पर देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करने का चलन धड़ल्ले से चल पड़ा है, बट इट्स क्वाइट इनफॉर्मल, इट्स कॉलोकियल। द फॉर्मल इंग्लिश, द प्योरिस्ट आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल है, पहले तो ये जान लो। आप भी बचपन से सुनते हो, कंफ्यूज मत होना, इनफॉर्मल है, कॉलोकियल है, ठीक है ना? ये आपको सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई देगा। तो आप भी बोलिए, लोगों को सुनिए और बोलिए, किसने रोका है? आप भी इस्तेमाल करो। तो पहले तो ये निपटा दूं मैं कि आपको ये मी सुनाई क्यों देता है, हिम सुनाई क्यों देता है, हर सुनाई क्यों देता है। दिखाई अगर दे तो कान खरगोश की तरह खड़े कर लीजिएगा, एकदम एकाग्र होकर, कि जब दिखाई दे तो जांच करिएगा, परखिएगा कि यहां पर हिम सही होगा कि ही, हर सही होगा कि शी, दे सही होगा कि देम, और यही आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आइए अब हम लोग अपने एग्जाम वाले ट्रेंड पे चलते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देन प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन is quite usual in spoken English, in informal English, in colloquial English, in conversational English. When people converse, they usually say better than me, taller than her, thicker than us. क्लियर है? चलो आगे। तो ये आप बांध लीजिए, आप भी जब इंग्लिश में वार्तालाप करें, when you converse, when we are in conversation of somebody, you can use than me, than him, than her, than them. कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं, चल रहा है हल्ले से। अब गूगल से, अब जो है गूगल दीदी थे, अब एआई चाचा आ गए हैं, अब तो कुछ भी डालो तो आपको ना। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, मैं बड़ा चिंतित हूं खासकर भाषा को लेकर कि भाषा बिगड़ेगी तो चीजें क्या होगी, कि नीचे वो बार बार लिखता है, जैसे जेमिनाई वाले लिखते हैं कि एआई कैन मेक मिस्टेक, सो प्लीज डबल चेक इट। ये अच्छी बात है, वो ये मानते हैं कि मशीन है और मशीन मास्टर नहीं हो सकता। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, सो डोंट मेक इट योर मास्टर। मास्टर आपके सामने है, हालांकि मैं मास्टर क्या हूं, बस कोशिश करता हूं। तो गुरु का होना जरूरी है, और एआई हमारा गुरु नहीं हो सकता, मशीन है ना।
अच्छा, आज ये एआई आया है, चीजें आई हैं, तमाम बातें हैं, और 8-10 साल पहले रजनीकांत साहब ने एक फिल्म बनाकर इस खतरे से आगाह कर दिया था। रॉबर्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बन चुकी है ना? वो भी एआई ही था, और क्या था, वो पहले ही सोच लिए थे एआई के बारे में, ये कुछ भी करेगा। खैर, साइंस को हम टेम करेंगे तो साइंस बहुत कुछ देगा, ये भी हमें बहुत कुछ दे रहा है, देने वाला है, देता रहेगा। अगर टेम नहीं कर पाएंगे, उसको अपना मास्टर बना लेंगे, उसको पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, तो समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। इस साइंस की तो देन है कि मैं घर बैठे आपसे जुड़ा हुआ हूं, है ना? सदुपयोग होना चाहिए। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि देन के बाद एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव कि ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कब आएगा, नॉमिनेटिव आएगा तो कब आएगा, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। तो साहब, पहली चीज तो ये जान लो आप जब सेंटेंस लिख रहे हो, तुलना कर रहे हो देन से, तो अगर सेंटेंस में कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद ऐसी बात है, देन कब आता है, जब कॉम्परेटिव आता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप देन का प्रयोग कब करेंगे, जब वहां कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, और इस कंपैरेटिव के बाद क्या आएगा, देन आएगा, है ना? अब इस देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, जो भी आपको पसंद हो कहना लिखना, लिख लीजिएगा। ये ध्यान दो कि अगर यहां इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चा लोग, तो जाहिर सी बात है यहां पर जब कॉम्परेटिव के बाद आप देन लेकर आओगे, तो इस देन के बाद यहां जो आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, हमेशा हमेशा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं कि बोलने वाले यहां पर भी ऑब्जेक्टिव ही बोलेंगे, ठीक? तो आप जो है भटकने का नहीं, वो भटकाएंगे, आप भटकना मत, ठीक है? आप टिके रहना कि हम बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय अगर यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो फिर इस देन के बाद यहां हमेशा नॉमिनेटिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये देखो, आप कहोगे मोहन इज taller than I, यहां पे ध्यान दो, अगर आपने इस I की जगह यहां मी लिखा तो जीरो, गलत होगा, नहीं हो सकता, वहां आने वाला प्रोनाउन मी नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक, देखना जरा। इसी तरह आप कहोगे कि she runs faster than he, ये देखो, अगर आपने इस ही की जगह हिम लिखा तो रॉन्ग होगा, नहीं मिलेगा नंबर। एग्जाम में इस तरह के सवाल जब बने तो आप संभालिएगा कि अगर यहां पर आने वाली वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो जो देन है, इस देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन आएगा, हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। हां, बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो देन के बाद मी ही बोलेंगे, देन के बाद हिम ही बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सुन लो, आपका ही मन करे तो बोल लो। एग्जाम में जब आए और यहां पर मी लिखा हो तो एरर टिक करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आए तो नॉमिनेटिव भरिएगा, ऑब्जेक्टिव मत भरिएगा, ठीक है? चलो, ठीक, आगे बढ़े, देखें जरा। तो एक तो पहले इसको तय कर लो, इतना क्लियर है ना कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है
तो डेफिनेटली देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखें भाई, आप कौन हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, जो भी आप हैं। अभी क्लास ये लाइव चल रही, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिए। खान कहाँ चली गई, इसकी चर्चा बाद में। ठीक है, अब उत्थान ऑफलाइन नहीं चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है। तो प्लीज यहां फोकस करें। अगर ये आपको काम की चीज दिख रही है, लग रहा है कि उपयोगी है, तो इससे जुड़िए। ठीक है, प्रश्न टॉपिक से पूछिए, अच्छी बात होगी। ठीक ना, ये लाइव क्लास चैट करने के लिए होती होगी, कोई करता होगा। मेरी डिक्शनरी में ये चैट करने की क्लास नहीं है। ध्यान से सुनिए, प्रश्न है तो पूछिए, नहीं समझ में आता तो दोबारा पूछिए। इन चीजों के लिए ये मंच मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी जगह पे होता होगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन की दुनिया ज्यादा समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो प्लीज फोकस करिए यहां। आइए देखिए, देखिए जरा, अब इसमें मामला क्या है। मामला ये है बच्चा, अगर मान लो भाई ट्रांजिटिव की जगह, इन ट्रांजिटिव की जगह ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, तो अब यहीं पे आपको ध्यान देना है। अगर यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, जैसे मान लो कि ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, ये ट्रांजिटिव आ जाए के बाद सीधे, ठीक है, कॉम्परेटिव आ जाए, और इस कॉम्परेटिव के बाद देन आ जाए, तो यहां पर भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव ही आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी ध्यान रखो कि अगर ट्रांजिटिव भी आया है और ट्रांजिटिव के ठीक बाद कॉम्परेटिव आ गया, ध्यान समझना इस बात को, ठीक सीधे कॉम्परेटिव आ गया, वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भाई। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक ना। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो डेफिनेटली वहां पर भी नॉमिनेटिव केस ही होगा, इस बात को समझिएगा जरा। ठीक है, देखो जरा, जैसे आप कहोगे कि ही सिंग्स बेटर देन शी। ये देखो, आप चाहें तो यहां पर चूंकि वर्ब को मतलब एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब को भी रख सकते हैं, आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं डज, यहां छिपा हुआ है। अब यहां किसी भी कीमत पर साहब आप सी की जगह हर का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुलना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच हो रही है कि वह जो है तुमसे बेहतर, आप लड़की से लड़का बेहतर गाता है ना। आप कहोगे कि मोहन प्लेड, खेला, क्या खेला, कुछ भी खेल रखते हो, नहीं भी आप चाहो तो रख लो, चाहे मत रखो। ठीक है, मोहन प्लेड बेटर देन आई टुडे। आज मोहन मुझसे बेहतर खेला ना। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर भी, ठीक है, वर्ब को आई डिड लिख सकते हैं। मैंने उसको, चूंकि अब सेंटेंस थोड़ा सा फिल्थी हो जाएगा, इसको छुपा दे, अक्सर यहाँ पे वर्ब छिपी रहती है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पर बेटर देन आई, आप किसी भी कीमत पर यहां मी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, बोलचाल वाले करते रहेंगे। आप फॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, आपकी परीक्षा में जो सवाल बनेंगे उसके लिए, तो यहां पर अब बोलने में भी अगर यहां
कर्ता कारक बोले तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि बोलचाल में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में अक्सर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, है ना, ये ट्रेंड चल पड़ता, तो एक ट्रेंड निकल गया है कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करने का ट्रेंड चल पड़ा है बोलते समय। आप बोलो, किसने रोका है? लिखते समय, एग्जाम में उत्तर देते समय इन बातों का ध्यान रखें कि अगर यहां ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद यहां सीधे कॉम्परेटिव आ गया, तो इस देन के बाद यहां जो प्रोनाउन आएगा साहब वो नॉमिनेटिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए, लेकिन इस अवस्था से अब आगे चलते हैं। अब इसमें मामला क्या है कि मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा, संभालते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक ना। ये देखो, अब यहां पर मान लो स्थिति ये आ जाए कि ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव आया और इसके बाद यहां कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हो ना, कोई पर्सन ही होगा, मी, हिम, हर, जो भी, ठीक है, और इसके बाद तब कॉम्परेटिव आया। कॉम्परेटिव, और तब इसके बाद जब देन आएगा, अब यहां अगर आप, अगर क्या देन ही आएगा, अब इस देन के बाद बच्चा यहां जो प्रोनाउन आएगा वो क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव जो भी कहना हो, वो नॉमिनेटिव भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, नॉमिनेटिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसके अनुसार, अर्थानुसार, अब अर्थ के अनुसार, जैसे आपने एज वाले का तय किया था, उसी तरह से यहां पर भी अर्थ के अनुसार आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। वही बात जो मैंने आपको एज के मामले में समझाई कि आप तुलना किससे करना चाहते हैं। आप वो तुलना अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच करना चाहते हैं तो दोनों ओर सब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच करना चाहते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट है, उधर भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, यहां पर भी फिर वही बात, खुश रहिए बच्चा जो भी आप हैं, ठीक है। देखें जरा, अब मामला समझिए। देखें, जैसे अब मैं फिर उसी सेंटेंस को जो मैंने आपको कॉम्पैरेटिव पॉजिटिव में लिख के दिखाया था, ये जो ठीक है, ये वाला जो हमने तुलना की थी, ये यहां पर जो तुलना हुई थी कि लव्स यू एज मच एज आई लव्स यू एज मच एज मी, इसी सेंटेंस को अब मैं आपको कॉम्पैरेटिव में लिख के दिखाता हूं। सेम चीज, यही बात उठा के मैं वहां ले जा रहा हूं, ठीक है ना। आइएगा, देखिएगा जरा। अब मैं कहूं कि सेम सेंटेंस को कि मदर अब चूंकि उसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसे हमें नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। आप देखो जरा कि मदर डज नॉट लव यू मोर देन आई, ना। आप चाहें तो यहां डू लिख सकते हैं, आई डू, लेकिन अभी मैं छोड़ दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो वहां पे वर्ब छिपा हुआ है, डजंट मोर देन आई। फिर इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं कि मदर डज नॉट
लव यू मोर देन मी। अब यहां ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं साहब, लेकिन दोनों के बीच अंतर है, ठीक है ना। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, स्वागत है आपका। देखें जरा, अब यहां पर देखो देन मी और देन आई दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। अभी जो मैंने आपको समझाया था करीब 20-25 मिनट पहले, उसी बात पे फिर उसी चीज को समझिए कि यहां पर तुलना आई और मदर के बीच में हो रही है, और यहां पे तुलना ये क्या कहते हैं, यू और मी के बीच में हो रही है। दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, हिंदी निकाल क्या होगा कि मां तुम्हें मुझसे अधिक प्यार नहीं करती। हिंदी दोनों की देखो कंफ्यूजिंग है, दोनों का मतलब है कि मां तुम्हें मुझसे अधिक प्यार नहीं करती, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में क्या है, पहला सेंटेंस कि मदर डज नॉट लव यू मोर देन आई, का मतलब कि मां भी तुम्हें प्यार करती है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं या करती हूं। मां मुझे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करती, बराबर है, जितना वो करती है उतना मैं भी करता हूं। और इसका मतलब है कि मदर तुम्हें भी प्यार करती है, मम्मी तुम्हें भी प्यार करती है और मुझे भी प्यार करती है, लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं करती, बराबर ही करती, जितना तुम्हें करती है उतना मुझे करती है। क्लियर हुआ? मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उसी सेंटेंस का, ध्यान से देखिए। तो यहां पर मी और यू के बीच में तुलना हो रही है, और यहां पर आई और मदर के बीच में। अब ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही यहां पर आप ट्रांजिटिव वर्ब लेके आओगे और उसके बाद बेटा यहां ऑब्जेक्ट लेके आओगे, तो अब स्थितियां क्या होंगी? अब जो कंपैरिजन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक कि आप यहां पर जो आने वाला है उसकी तुलना सीधे इस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट से करेंगे तो ये भी सब्जेक्ट होगा, है ना। और यहां पर जो आप प्रोनाउन लेकर आने वाले हैं उसकी तुलना आप इस ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट से करना चाहते हैं फिर यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहां पर है। समझ में आ रही बात? ये बहुत सिंपल और साधारण सी बात है कि देन के बाद कर्ता कारक और कर्म कारक, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रयोग संभव है। ठीक, इसके लिए कंडीशंस हैं जो फॉर्मल इंग्लिश कहती है। हां, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग यूजुअली जनरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब इसको फॉर्मल तरीके से देखते हैं तो कर्ता आएगा कि कर्म, आई आएगा कि मी, ही आएगा कि हिम, इसका फैसला सेंटेंस करता है। अब आप ध्यान दो जरा, यहां पर तो ये दोनों सेंटेंस मैं यहीं पे अब इसको समअप करूंगा, है ना। एक अलग टॉपिक था, इसको मैंने एक इसमें चीजों को जो है एक छोटा सा एक्सेप्ट और बट वाला भी अभी बता देते हैं, तो फिर जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये यहां पर तो दोनों सेंटेंस में ये फिट बैठ गया, लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कहीं पर मीनिंग ऊपर वाली निकलेगी, कहीं पर मीनिंग नीचे वाली निकलेगी। आपको अर्थ के अनुसार तय करना होगा कि वहां पर मी आएगा कि आई, ही आएगा कि हिम। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर समझाता हूं उसको, ठीक ना, कि मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए। ये देखो जरा, सपोज करो कि एक सेंटेंस आ जाए कि मोहन टीचेस वी बोथ। मोहन हम दोनों को पढ़ाता है, मोहन टीचेस वी बोथ। अगर मैं सेंटेंस लिखूं ना, ठीक है, तो इससे गंदा सेंटेंस नहीं हो सकता। एक रॉन्ग सेंटेंस। क्यों रॉन्ग है बच्चा लोग? क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना बच्चा। यहां पर देखो मैंने वी का प्रयोग किया है,
गलत है, ये नहीं हो सकता। हम दोनों की अंग्रेजी यहां पर वी बोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहां पर इस वी बोथ की जगह क्या होना चाहिए? अस बोथ। हाँ, क्या होना चाहिए? अस बोथ। ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। हम दोनों, तो हम दोनों यहां किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए आई थिंक आई हैव mentioned the topic on the head, bachcha. I'm teaching pronoun, and in pronoun we are trying to discuss or trying to find out when and what pronouns should be used after than, after as, after except, after but। ये टॉपिक वहां से शुरू हुआ है, आप वीडियो अपलोड होगा तो इसे जाकर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ खास कंजंक्शंस या प्रेपोजिशंस हैं जिनके बाद हम किस केस का प्रोनाउन प्रयोग करें, इसको लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। आई आए कि मी आए, ही आए कि हिम आए, उसी की चर्चा हो रही, ठीक है। देखिएगा जरा, इसी तरह अगर अब मैं लिखूं कि, हाँ, अगर मैं ये कहूं कि वी बोथ टीच मोहन, हम दोनों मोहन को पढ़ाते हैं, अब ये करेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब यहां अगर आप इस वी की जगह अस का प्रयोग करोगे तो गलत होगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से, वी बोथ, अस बोथ, दे बोथ, देम बोथ, दोनों संभव हैं। वी ऑल, अस ऑल, दे ऑल, देम ऑल। अब ये डिपेंड करेगा कि आप इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो वी आएगा, ठीक है, दे आएगा, भाई प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर तो आएगा नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो वी अस हो जाएगा, दे देम हो जाएगा, जैसे यहां पर। इसलिए पहले तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसी से आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। ये बात समझाने के लिए कैसे आप तय करोगे कि आई की मी, ही की हिम, दैन के बाद ये बात समझ में आ गई कि वी बोथ यहां पर नहीं होगा और यहां अस बोथ नहीं होगा। क्लियर है? अब देखना जरा, अब मैं सेंटेंस प्रोड्यूस करूं, इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करूं कि मोहन टीचर्स अस बोथ। हाँ, अब इसके सेंटेंस के आगे मैं लिखूं कि ही टीचर्स। अब इसमें जो अस बोथ है, इसमें क्या शामिल है? यू एंड मी शामिल है या यू एंड आई शामिल है, तय करना है। देखो, ही टीचेज यू बेटर देन। अब ऐसे करके बच्चा यहां वो खाली छोड़ दे और पूछे कि क्या भरा जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन दे दे कि यहां क्या भरोगे। तो पहले तो आप समझ लो, जब अस बोथ आप कह रहे हैं कि हम दोनों, तो हम दोनों का मतलब क्या? यू एंड मी, यू एंड मी। क्यों यू एंड मी? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहां पर क्या भरा जाएगा? देन मी। आप यहां अगर आई लिखने की कोशिश करोगे तो गलत हो, लेकिन इसी सेंटेंस को पलट दिया जाए। अगर मैं कहूं कि वी बोथ टीच मोहन, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि यू डोंट टीच
him better than। अब देखो, अब यहां पर वी बोथ आया ना, इसका मतलब भी हम दोनों। अब इस हम दोनों का मतलब है यू एंड आई, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रही है, यू एंड आई। अब यहां पर क्या आएगा बच्चा, आई आएगा। अगर अब यहां पर आपने मी लिखा तो गलत। समझ में आई बात? बोले इस तरह से देन के बाद कर्ता कारक के कर्म कारक, एज के बाद कर्ता कारक के कर्म कारक, इनको जरा बहुत सफाई के साथ बहुत अच्छे से संभाल लीजिए। इस हेडिंग में दो शब्द और थे, उन्हें भी देख लिया जाए तो ये एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है कि बट और एक्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान देखिए जरा, आइए उसे भी देख लिया जाए। इसको ठीक से संभाल लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूं। ठीक है, नोट कर लिए फटाफट, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और हमें बीच बीच में बता दिया करिए। मैं अकेले यहाँ बोलते बोलते थक जाता हूँ। एक तो मेरी आदत है कि बीच में दाएं बाएं करना आता नहीं, नौटंकी करनी आती नहीं, तो मैं लगातार बोले जाता हूँ, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब यहाँ जुड़े कितने लोग हैं, अब मुझे स्क्रीन पे सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग कौन हैं कैसे हैं ईश्वर जाने। खैर चलिए, जिनके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ उन्हें तो कम से कम आना ही चाहिए, है ना। देखें जरा, अब इसी तरह से ये जो एक्सेप्ट है, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट। अब इस एक्सेप्ट क्या है, तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और जब ये प्रेपोजिशन है तो साहब अभी मैंने चर्चा क्लास की शुरुआत ही इसी से की कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा। यहां तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, है ना। आप कहोगे ऑल एक्सेप्ट मी वेंट होम या हैव गॉन होम, जो भी आपको कहना हो, कि मुझे छोड़कर बाकी सब लोग चले गए, मैं ही बस था वहां, या मैं ही थी, जो भी आपको कहना हो, है ना। ये जो मी है ना, इस मी की जगह आप आई का प्रयोग नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ preposition and prepositions are always followed by an objective pronoun. There shouldn't be any doubt. Is that clear? ठीक है, अब देखना जरा, अब यहां परेशानी कहां होती है, ये मुद्दा उठाने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो एक्सेप्ट है ना बेटा, इस एक्सेप्ट की बजाय हम कभी कभी बट का प्रयोग, अभी जो बट है ना, ये आपको पता है कि ये बट इस एक्सेप्ट के बदले भी आता है, और ये बट प्रेपोजिशन का भी कार्य करता है, कंजंक्शन का भी कार्य करता है। ये बट कंजंक्शन भी है, ठीक है, कंजंक्शन भी है, और ये बट प्रेपोजिशन भी है। देखना जरा, और जब ये प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। बात को समझिए, जब ये प्रेपोजिशन है तो इज इक्वल टू क्या, एक्सेप्ट। अब इसी में कंफ्यूजन, एक्सेप्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट तो आप इसी इजीली यूज कर लेते हो, बट को लेके आप अक्सर ब्लंडर कर जाते हैं, तो ब्लंडर अब नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि पहले आप ये डिसाइड करो, फर्स्ट you should decide whether but is being used as a conjunction or a preposition. If it's a preposition, if it has the force of preposition, use objective pronoun me, him, her, them. And if it is a conjunction, it is
joining, it is combining two different clauses, then use subjective case, क्योंकि clause का हमेशा subject होगा, object तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये देखो जरा, अब यहां पे मामला क्या है, इस बात को संभाल लो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल देके सम अप करूं, समराइज करूं, वाइंड अप करूं आज का लेक्चर, ठीक है। देखिए जरा, कह रहा हूं मैं इसे, ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। अब देखें, अब अगर आप जब इसका कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करोगे तो एक बात और होती है, कंजंक्शन के रूप में जब ये आता है ना, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य करता है, और कोऑर्डिनेशन करते समय अक्सर हम आइडेंटिकल सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को छिपा लेते हैं, कुछ छिपा रहता है, लेकिन मैं छिपाऊंगा नहीं, मुझे दिखाना है कि यहाँ कर्ता कारक कब आएगा, कर्म कारक कब आएगा। तो मेरा एग्जाम्पल जा देखिए, मैं फुल लिखूं, आप कहोगे कि I was tired, मैं थका था, but I decided to continue the walk till 6 p.m. देखना जरा कि मैं थका हुआ था, फिर भी मैंने निर्णय किया कि मैं 6 बजे तक तो काम करूंगा ही करूंगा। ये देखना जी, यहां पे क्या आया, आई आया, क्यों, क्योंकि यहां जो बट है ये कंजंक्शन के रूप में आया है, इसलिए यहां पे आप इस आई की जगह अगर मी लिखने की कोशिश करोगे तो नंबर गवा दोगे। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट जब कंजंक्शन है, जब आप बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करोगे तो उसके बाद कर्ता कारक ही आएगा, आई ही आएगा, ही आएगा, शी ही आएगा, दे ही आएगा, विदाउट एनी डाउट। इज दैट क्लियर। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रेपोजिशन बनाओगे, यहां पे बट क्या है, तो ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, तो कोई सोचने की बात नहीं है, ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्रेपोजिशन बनेगा, अभी आपने जो सेंटेंस लिखा था, आप कहोगे कि none but me helped them। ये देखो, किसी और ने नहीं, मैंने उस कार्य को किया, मतलब मुझे छोड़कर, none but me helped them, किसी और ने नहीं, मैंने। ये जो बट है ना, आप इस बट की जगह सीधे, ये जो बट है ये क्या है, ये एक्सेप्ट है। एग्जैक्टली आप जब लिख रहे हैं, एक मिनट रुको, मैं पूरा स्पेस लिख, आप देखो, नन बट, या आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्ट, नन बट मी, या नन एक्सेप्ट मी हेल्प देम, मेरे अलावा, मुझे छोड़कर और किसी ने उनकी सहायता नहीं की, सब लोग भाग गए, सब बेवफा निकले, मैंने सहायता की, मैंने हेल्प की। ये देखो, अब यहां पर ये जो मी है ना बच्चा, इस मी को आप आई नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, गलत होगा। इस बट के बाद मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, और शी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पर, कि आपने उसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया कि प्रेपोजिशन के रूप में किया। एक्सेप्ट को लेकर तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेप्ट के बदले जब बट आएगा, एक्सेप्ट के बदले जब बट आएगा तो प्रेपोजिशन है, वहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और जब बट अपनी असली औकात में आएगा, कंजंक्शन के रूप में आएगा, तो नॉमिनेटिव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज ये जो हमने चर्चा की, हम लोगों ने, ये अक्सर एक कंफ्यूजन का पार्ट होता है कि देन के बाद क्या, एज के बाद क्या, बट के बाद क्या, एक्सेप्ट के बाद क्या। इसको, सेशन को मैं अभी समय मिलेगा तो अपलोड कर दूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर